थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि आप अपनी सालों पुरानी जमीन बेचने जा रहे हो, और जो जमीन आप बेचने जा रहे हो और वहां पर जो खरीदने वाला है वो भी तैयार है, लेकिन कोई तीसरा आके कह दे कि भाई ये जमीन आप नहीं बेच सकते क्योंकि आप इसके तो असली मालिक है ही नहीं, ये जमीन हमें कई साल पहले दान में मिल चुकी है, ये जो कागज है उसकी बनाओ पत्ती और चलते बनो यहाँ से क्योंकि ये जमीन पर हक हमारा है। सेम कुछ ऐसा ही हुआ सितंबर 2022 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली गांव में। वहां पर कुछ लोग अपनी जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे थे। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने इस गांव के साथ साथ और 18 गांव की जमीनों को, यानी कि वहां की 369 एकड़ जमीन पर अपना कब्जा जमा दिया, जिसमें 1500 साल पुराने एक टेंपल की जमीन भी शामिल थी। The state Waqf board claimed ownership of over 18 Hindu-dominated villages in Trichy district. The controversy came to light when a villager tried to sell his land and was told it belongs to the Waqf board and he would need their permission to. ये ऐसे पहले एस्टिमेट की बात नहीं हो रही है, ऐसे हजारों केस पिछले कई सालों में सामने आए हैं जहां पर वक्फ बोर्ड वाले चाह जाके उस जमीन पर अपना बोर्ड लगाते हैं और वहां पे कब्जा करने की पूरी कोशिश करते। The Sunni Waqf Board of Bihar has claimed this entire village. इन्होंने देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और फेमस मॉन्यूमेंट को भी नहीं छोड़ा। Not just the Parliament House, the Taj Mahal and the Gyanvapi complex. The Waqf has now laid claim to 1500 acres of farmland. लेकिन जब वक्त बिल एमिनेंट पर बात चलती है तो ओपोनेंट वाले अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये कहती है कि भाई यहाँ तो भेदभाव किया जा रहा है। Should walked out of the JPC meeting and the opposition apparently staged the walkout over alleged bias. और ये चीज पढ़ के मैं बिल्कुल शौक रह गया कि आज के टाइम पर वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज है वक्फ बोर्ड के पास, जो कि 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई है। और देश के अंदर यहाँ पर वक्फ बोर्ड की टोटल जो प्रॉपर्टीज है उसकी कीमत है 1,20,000 करोड़ रुपए पर इसकी कीमत है। इतना तो खुद कोई स्टेट का यहाँ पर बजट भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये वक्फ बोर्ड है क्या, ये पावरफुल इतना कैसे बना, और ये वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट पर इतना बवाल क्यों हो रहा है, ये सब थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। तो आइए इसे जरा डिटेल में समझते हैं और थोड़ा डीप जाके समझते हैं। वक्फ एक पारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर दी गई हुई कोई भी दान में दी गई हुई चीज। बेसिकली हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस्लाम में कोई भी दान दी गई हुई चीज को यहाँ पर वक्फ कहा जाता है। इनका एक कॉन्सेप्ट है कि अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा गरीबों में दान दे देना चाहिए। इस वक्फ का कॉन्सेप्ट भले ही पुराना है, लेकिन वक्फ बोर्ड भारत में आजादी से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन जब भारत के यहाँ पर मजहब के नाम पर यहाँ पर 2 भागों में तोड़ा गया और यहाँ पर भारत में रहने वाले लाखों मुसलमान वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान चले गए, लेकिन उसकी जमीन, मकान और खेत सब कुछ भारत में ही छोड़ कर गए। ऐसे में 1950 में नेहरू लिया का पैक्ट के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो उनके मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड बनाने की बात करी गई, जो कि 5 साल के बाद 1954 में जो कि वक्फ एक्ट के थ्रू बना भी दिया गया। अब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख्स की जो प्रॉपर्टी छूटी थी वहां पर भी मैनेजमेंट के लिए कुछ बनाया जाना चाहिए था, लेकिन वहां पर कोई ना ऐसा एक्ट पास किया गया, ना ही वहां पर कोई बोर्ड बनाया गया, बल्कि वहां के लोकल लोगों ने और वहां की सरकार ने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। साल 1954 में आया वक्फ एक्ट और ठीक उसके 10 साल के बाद 1964 में बना सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जिसने सारे छूटी हुई प्रॉपर्टी को एक एक करके अपने अंदर लेना शुरू कर दिया। आज इस काउंसिल ने हर एक स्टेट का एक एमएलए, स्टेट का एमपी, स्टेट का आईएएस, एक टाउन प्लानर, एक एडवोकेट, एक इस्लामिक स्कॉलर, एक तबल्लिग होता है जो कि हर एक जमीन की देखरेख करता है। ये सब वो होता है जो कि ये बोर्ड से जुड़े सारे कामकाज को देखरेख करते हैं। और हमारे इस प्यारे से देश में और हमारे इस प्यारे से सेकुलर देश में इस काउंसिल में कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है वो ऐसा कोई भी इस काउंसिल को ज्वाइन नहीं कर सकता।
क्योंकि वक्फ बोर्ड के रूल के हिसाब से ये जो सारे के सारे लोग हैं जो कि इस काउंसिल के लिए काम करेंगे वो सारे के सारे मुस्लिम होने चाहिए। ये काउंसिल खुद से डिसाइड करती है कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, किसने कितना दान दिया है और कैसे इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है। और इस पूरे काम में सरकार कोई भी दखल नहीं दे सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि आज भी हमारे देश में जितने भी मंदिर है वो सारे के सारे मंदिरों का कंट्रोल हमारी सरकार के हाथ में। और इस काउंसिल के कुछ रूल भी है कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को दान कर सकता है और ये प्रॉपर्टी आपने अगर एक बार दान कर दी तो ये फिर कभी भी आपको वापस नहीं हो सकती है। और वक्त की जमीन पर से मस्जिद, मदरसा और हॉस्पिटल ही बन सकता है और ये जमीन आगे बेची नहीं जा सकती है। बस आप ये जमीन को किराए पर दे सकते हैं और वो भी वक्फ बोर्ड ही उस किराए को। और ये वक्फ काउंसिल काफी ज्यादा पहले से ही इंडिपेंडेंट है क्योंकि इन्हें और पावर चाहिए थी। इसलिए 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप में उनकी लीडरशिप में हुआ वक्फ बोर्ड की में कमिटमेंट, क्योंकि इसके बाद जो ये वक्त का जो लॉ है वो और भी ज्यादा यहाँ पर कंट्रोवर्शियल हो गया। इस अमेंडमेंट में अलग अलग स्टेट के वक्फ बोर्ड, उनके सीईओ और उनके मुतवली जो कि जमीनों की देखरेख करते हैं उनको और भी ज्यादा पावर दे दी गई। इस अमेंडमेंट में वक्फ के ट्रिब्यूनल बोर्ड को लेके ये बात क्लियर कर दी गई कि प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट वाले सिचुएशन में ये जो भी डिसीजन सिविल कोर्ट लेगा और वो ही यहाँ पर आखिरी डिसीजन होगा और उसे दोनों पार्टीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और तो और यहाँ पर ट्रिब्यूनल कोर्ट के डिसीजन को भारत की किसी भी यहाँ पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी वक्फ बोर्ड की जो कोर्ट है उसका डिसीजन भारत की जितनी भी कोर्ट है उससे ऊपर माना जाएगा। 1995 में हुए इस अमेंडमेंट के बाद वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी एक्स्ट्रा पावर्स आई, जैसे इनके हाथ में एक्स्ट्रा पावर्स आई वैसे ही यहाँ पर इन पे मिस पावर यूज के यहाँ पर आरोप लगने लगे। कई लोगों ने तो ये आरोप भी लगाया कि और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इन्होंने यहाँ पर हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। मैं आपको आगे डेटा भी दिखाऊंगा कि कैसे साल दर साल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ इन एलिगेशन पर वक्फ बोर्ड वाले क्या कह रहे थे, अरे हमारे जमीन पर तो खुद ही कब्जा किया जा रहा है। ऐसे में साल 2013 में यूपीए 2 की गवर्नमेंट में यहाँ पर वक्फ एक्ट में एक और यहाँ पर अमेंडमेंट कर दिया गया। इस अमेंडमेंट का यहाँ पर एम तो ये था कि वक्फ से जुड़े जितनी भी चीजें हैं उसको और भी ज्यादा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। प्रॉपर्टी को लेकर जितने भी डिस्प्यूट है उन्हें जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए। वक्त के हर एक सर्वे का डॉक्यूमेंटेशन स्टेट वक्फ बोर्ड को ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि जो कि प्रॉपर्टी की देख रेख और उसकी जो किराए से जो भी इनकम आती है उसकी जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंट है उसको और भी ज्यादा जो ट्रांसपेरेंट किया जाए। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और ये जितने भी इंडिपेंडेंट हुए उन्हें ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उल्टा ट्रिब्यूनल पर कोर्ट वाले उल्टा और ज्यादा पावरफुल होते गए, जिससे स्टेट वक्फ बोर्ड को सुप्रीम अथॉरिटी मिल गई। 1995 और 2013 में हुए इन दोनों अपॉइंटमेंट के बाद वक्फ बोर्ड और भी ज्यादा पावरफुल भी हो गया और पॉलिटिशियन से इन्होंने उनको यूज करना भी शुरू कर दिया। और ये वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट को लेकर कांग्रेस पर ये बार बार एलिगेशंस लगते हैं कि ये वक्त के नाम पर अपनी वोट बैंक, अपने के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं और वक्त के फंड को मिसयूज भी करते हैं। हमें इसको कुछ एग्जांपल भी देखने को मिले। यूपीए 2.0 ने जब 2014 में इलेक्शन हुए उससे ठीक पहले दिल्ली में प्राइम लोकेशन पर सिचुएटेड गवर्नमेंट में आने वाले 123 प्रॉपर्टी को वक्त को दे दिया। दूसरी खबर आती है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए की डोनेशन दिया। वक्फ बोर्ड को आम आदमी पार्टी ने वक्त को लेकर चल रहे इस पॉलिटिक्स के बीच में सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने 1995 वक्फ बोर्ड एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल को बोलकर दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला, जिसमें उन्होंने यहाँ पर कुछ बड़े बड़े पॉइंट कोर्ट के सामने रखे। उन्होंने अपनी पिटीशन में लिखा था कि वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाली प्रॉपर्टी की सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए जिस तरह के लीगल स्ट्रक्चर मतलब वक्फ काउंसिल,
ट्रिब्यूनल कोड, जो कि ये सब दिया गया है, ऐसा कुछ भारत में मौजूद बाकी किसी भी रिलीजन्स को नहीं दिया गया, जो कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई सेक्युलरिज्म, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बिल्कुल उल्टा कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि वक्त आर्टिकल 25 और 26 फ्रीडम ऑफ रिलीजन को देखकर बनाया गया है, तो फिर यह आर्टिकल 14 और 15 के अनुसार भारत के हर एक धर्म के लिए होना चाहिए, और यह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं बनाया जा सकता। और अगर इसके ऊपर से भी कोई ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 29 और 30 को यूज करते हुए, माइनॉरिटी को सेपियंस यूज करते हुए बनाया गया, तो ये क्वेश्चंस भी आता है कि तो भारत में मुस्लिम सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली माइनॉरिटी के साथ आता है, और ऐसे में इस एक्ट में हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन, इन सबको भी आपको इंक्लूड करना चाहिए, और उन सब के लिए आपको अलग अलग एक्ट बनाने चाहिए। स्टेट एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय का यह कहना है कि इसके जितने भी मेंबर होते हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस जो यहाँ पर काउंसिल होता है, वक्फ काउंसिल होता है, वो यहाँ पर चुनती है। जैसे कि एमएलए हो गया, एमपी हो गया, आईएएस हो गया, टाउन प्लानर हो गया, एडवोकेट हो गया, इस्लामिक स्कॉलर हो गया, और इसमें तवल्ली भी होती है कि जो इस काम को जुड़े हुए सारे कामों को मैनेज करती है। वक्फ बोर्ड के हिसाब से ये सारे के सारे लोग मुस्लिम होने चाहिए। एडवोकेट उपाध्याय ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पर मस्जिद से एक भी रुपए की इनकम नहीं होती है पर, लेकिन फिर भी इन सबको भारतीय सरकार यहाँ पर सैलरी देती है। बाकी किसी भी धर्म से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि, जबकि भारत की सरकार अलग अलग मंदिरों से 1 से लेकर 4 करोड़ की यहाँ पर इनकम जनरेट करती है। अगर आप वक्त के 1954 के एक्ट की धारा 4 से लेकर 9 तक देखोगे और धारा 14 को देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि वक्त की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो पूरी तरीके से सेफ हो जाती है। इन्हें स्पेशल स्टेटस देकर किसी भी ट्रस्ट के ऊपर रखा जा सकता है। लेकिन बाकी किसी भी कम्युनिटी और रिलीजन के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी वक्त में शामिल होने से बचा सके। अपने पिटिशन में इतनी सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद ने यहाँ पर एडवोकेट उपाध्याय के पिटिशन को ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि पिटिशन करने वाले इंसान की कोई प्राइवेट लॉस तो हुआ नहीं है, न ही उनकी खुद की प्रॉपर्टी को किसी वक्त ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी किसी भी पीआईएल बहुत केयरफुल्ली होकर वो बात करेंगे जो कि लेजेंड्स ने बनाया हो, यानी कि जो कानून को चैलेंज कर रहा हो। वक्त को भी उसी में से एक कहा गया है, लेकिन पीआईएल में एजुकेशन और इन्वायरमेंट को लेकर कुछ बात हो तो कोर्ट जरूर कुछ एक्शन ले सकता। अब ये पीआईएल तो रिजेक्ट हो गई, लेकिन वक्त बोर्ड से जो जुड़े हुए डिस्प्यूट थे, लेकिन वो यहाँ पर खत्म नहीं हुए। कुछ एलिगेशन में यहाँ पर यह भी कहा गया कि वक्त बोर्ड के पास कुछ लिव्स और रेंट से आने वाले इनकम का कुछ हिस्सा अवेयर मजार और मस्जिद बनाने में यूज कर रहा है। और पिछले कुछ सालों में देश में बहुत सारे ऐसे मामले सामने भी आए हैं जिसमें मस्जिद और मजार के कंस्ट्रक्शन को लेकर डिस्प्यूट हुए, और इनकी इनकम सालाना कोई छोटी मोटी नहीं है। ये कुछ सालों पहले सालाना 200 करोड़ रुपए कमाते थे, लेकिन जैसे सबकी नजर इन लोगों पर पड़ी, वैसे अचानक इनकी इनकम घटकर 1.2 करोड़ रुपए हो गई। और जब इनसे पूछा गया कि इनकी इनकम में इतना ज्यादा कम कैसे हो गई, तो ये लोग पता भी नहीं रहे। इसीलिए लोग इन पर फाइनेंशियल इलिजिबिलिटी और करप्शन के भी आरोप लगाना शुरू कर दिया। दूसरे एलिगेशन में भी बार बार ये बात सामने आती रहती है कि वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में लोकेटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर जाकर पहले तो उनकी खुद की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता देता है, और वहां पर जमीन देने के बदले उनको यहाँ पर मुस्लिम में कन्वर्ट होने के लिए फोर्स किया जाता है। एजुकेशन और इन्फॉर्मिंग की कमी की वजह से ट्राइबल कम्युनिटी के लोग कई बार इनकी बातों में आ जाते। ट्राइबल गर्ल से शादी करके कई बार यहाँ पर इनकी हजारों एकड़ जमीन छीन ली जाती है। ये जो एलिगेशंस है वो तब ज्यादा सीरियस हो गए जब वक्त के
यहाँ पर प्रॉपर्टी के नंबर सामने आए। एक रिपोर्ट बताती है कि वक्फ बोर्ड के पास साल 2015 में कुल टोटल 3.4 लाख एकड़ से यहाँ पर जमीन थी, जो कि जुलाई 2024 में 8.7 लाख हो चुकी है। यानी कि सिर्फ 9 साल में वक्त की प्रॉपर्टी 2x से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा इन गवर्नमेंट में आता है, यानी कि अवैध रूप से कब्जा किए हुए। और अगर वक्त के ट्रिब्यूनल कोर्ट के जुड़े हुए नंबर पर नजर डाले तो वहां पर और भी ज्यादा शॉकिंग पिक्चर निकलती है। आज के टाइम में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है और उनमें से 14 के पास तो अपनी ट्रिब्यूनल कोर्ट भी मौजूद है। रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके ट्रिब्यूनल कोर्ट में 40,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जिसमें से 10,000 केसेस तो खुद मुस्लिम कम्युनिटी ने ही उन पर किए हुए हैं। इन नंबर से आप समझ सकते हो कि ये ट्रिब्यूनल कोर्ट को सुप्रीम एडजमेंट देने से लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। और अभी तक मैंने जितने भी यहाँ पर वक्त से जुड़े हुए, डिस्ट्रीब्यूट से जुड़े हुए बात की के सॉल्यूशन से जुड़े हुए ही उनके वक्त एक्ट, उनके वक्त हेड अभिनेट की ही बात हो रही है। इन्हीं चीजों को टारगेट किया जा रहा था। इनकी जो लिमिटलेस पावर थी, इनको कम करने की बात हो रही। और सिविलियन कोर्ट और सिविलियन कोर्ट अलग क्यों है, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। इसको भी मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि जितने भी एलिगेशन वक्फ बोर्ड पर लगते हैं, उस पर ये वक्त काउंसिल क्या जवाब देते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी पर फोर्सफुली और इलीगली कब्जा किया जाता है, यानी कि उसके एलिगेशन पर वक्त काउंसिल ये कहता है कि वक्त काउंसिल कहता है कि हम उसी प्रॉपर्टी को अपना बताते हैं जिस प्रॉपर्टी के कागज हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। ये कहते हैं कि लीज और रेंट पर दिए गए प्रॉपर्टीज पर भी वक्त ने ये बताया है कि वक्त बोर्ड के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा नॉन मुस्लिम के लिए, उनकी रोजी रोटी और उनके रहन सहन के लिए उनको दिया हुआ है। और जो भी यहाँ पर उनकी जो वक्त की जो प्रॉपर्टीज है, जो जैसे कि लीज और रेंट से जो इनकम आती है, उसमें से कोई बड़ा हिस्सा यहाँ पर मदरसे और मस्जिदों में दिया जाता है। और ये जो बातें बताई जा रही है कि जो बड़ी इनकम है वो यहाँ पर मदरसों में काम करने वाले लोगों के लिए, मस्जिद में काम करने वाले लोगों के लिए, यानी कि जो मदरसों में जो टीचर्स है उनके लिए, और जो भी काम करने वाले लोगों के लिए, ये कोई जो बातें, उनका कोई डेटा या फिर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि जो हम सच्चाई मान सके। वक्त की बढ़ती हुई प्रॉपर्टीज पर उनका यह कहना है कि इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, और वो लोग, और यहाँ पर इसी की वजह से वो यहाँ पर दान करण भी यहाँ पर बहुत ज्यादा करते हैं। इसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर्म्स से, यानी कि वक्त असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया को के जरिए यहाँ पर पब्लिक करते हैं। इसके अलावा वक्त ये भी कहता है कि उनकी प्रॉपर्टीज पर बने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स है, उनमें हर एक रीजन के लोग यहाँ पर आ सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। अपने बाकी के वेलफेयर के सेशन में वक्फ बोर्ड ये कहता है कि अपने बाकी के वेलफेयर इनकम के बारे में वक्फ बोर्ड ये कहता है कि उनकी जो इनकम होती है उसमें से एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों के पढ़ाई में वो लगाते हैं। लेकिन जब वक्फ बोर्ड यहाँ पर यह कहता है कि गरीब और मुस्लिम लोगों के यहाँ पर अच्छे के लिए वो यहाँ पर खर्चा करता था, एक बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आती है कि आखिर वक्फ बोर्ड वाले इतना सारा पैसा खर्च करके किन लोगों का भला कर। देखा जाए तो भारत में मुस्लिम कम्युनिटी काफी बैकवर्ड नजर आती है। कई सारे लोगों के पास आज यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर जूझ रहे हैं। लेकिन वक्त इतने सालों से इन मुस्लिमों की सिचुएशन को इम्प्रूव क्यों नहीं कर पाए? क्या सच में वो वक्फ बोर्ड से आने वाले इनकम से गरीबों का भला कर पा रहे हैं? रही बात प्रॉपर्टी के कागज होने की, तो यहाँ पर ओवैसी ने खुद कहा है कि यूपी में उनके पास 1,21,000 प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके पास यानी कि 1,12,000 प्रॉपर्टी के कागज तो उनके पास है ही नहीं। शायद इसीलिए वक्त बिल एक्सपेरिमेंट को लेकर इसलिए सारे के सारे ऑपोजिशन पार्टीज इसके खिलाफ है। आज की सिचुएशन को समझने के लिए आपको एक बार फिर से सितंबर 2022 में जाना होगा, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की। तमिलनाडु के इस एक्सीडेंट के सामने आने के बाद से ही यहाँ पर पूरे देश भर में वक्त के मनमानी से चलते यहाँ पर सवाल उठने लगे।
और उसको रोकने के लिए कई बड़ी बड़ी डिमांड्स आने लगी। और जब पूरा एक्सीडेंट हुआ उसके ठीक 7 महीने बाद यानी कि अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट दी जिसमें इसे एविडेंस ऑफ प्रेसिडेंस कहा गया। जजमेंट में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ कर दिया कि कोई भी आदमी कोई भी प्रॉपर्टी पर 12 साल से बिना विरोध के रह रहा है, अगर वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है फिर भी वो एडवर्स पर्पसेस के चलते वो आदमी उस प्रॉपर्टी का ओनर बन सकता है और उससे वहां के असली प्रॉपर्टी के ओनर भी उसे वहां से नहीं हटा सकते, चाहे वहां पर उसके प्रॉपर ओरिजिनल उसके डॉक्यूमेंट पेपर्स भी अवेलेबल हो। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, वो जो आदमी वहां पर रह रहा है उसको यह साबित करना होगा कि वो पिछले 12 सालों से वहीं पर ही रह रहा है और वो भी बिना किसी विरोध के रह रहा है। अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो प्रॉपर्टी टाइम लिमिट बढ़ के 30 साल की हो जाती है। लेकिन जनरली यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी जाके यहाँ पर डिमांड करता है वो यहाँ पर जनरली प्राइवेट होती है और ऐसे डिसीजन के बाद वक्फ बोर्ड ऐसे किसी भी जमीन पर जाके यहाँ पर अपना हक नहीं जता पाएगा जिस पर लोग कोई भी विरोध के चलते यहाँ पर 12 सालों से रह रहे हो, यानी कि कोई भी विरोध ना हुआ हो उसके चलते। यानी कि जो उन्होंने तमिलनाडु में जो करने की कोशिश करी, जो कि 1500 साल पुराना जो मंदिर की जमीन को अपना बताते था, ऐसे कोई क्लेम कब्जा पॉसिबल नहीं हो पाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में एक और ऑर्डर भी दिया था, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्त में शामिल करने से पहले उसका सर्वे कराना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। सुप्रीम कोर्ट का इन दोनों डिसीजन का सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से जबरन कब्जे को करने वाले जो जबरदस्ती कब्जे होते हैं उस पर रोक लगाना। लेकिन केवल ये तो मैंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आपको बात बताई, लेकिन जब आप मोदी गवर्नमेंट के वक्त एक्ट 2024 को आप पढ़ोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि क्यों इस एग्रीमेंट का बड़े बड़े ऑपोजिशन वाले इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले एक्ट में कहा गया कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी सरकारी जमीन है वो सबसे पहले वापस ली जाएगी, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर 123 जो गवर्नमेंट की जो जमीन थी दिल्ली में उसने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस ले ली, उसमें से एक है जामा मस्जिद। इसके अलावा देश में कोई भी प्रॉपर्टी वो वक्फ बोर्ड की है या फिर नहीं है वो यहाँ पर डिसाइड करने की जो पावर है वो यहाँ पर ट्रिब्यूनल कोर्ट से वापस लेने की बात की गई है। और वक्त से जुड़े जितने भी यहाँ पर सर्वे है वो मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं, वो यहाँ पर जो एरिया का यहाँ पर जो कलेक्टर है वो करवाएगा और इस सर्वे में उस एरिया का रेवेन्यू लॉ भी फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जितने भी लोग होते हैं जो कि पहले सभी के सभी मुस्लिम होने चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उसमें से कम 2 लोग नॉन मुस्लिम होने चाहिए। इसमें ट्रिब्यूनल कोर्ट को भी लेकर बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर यह कहा गया है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट का डिसीजन लास्ट डिसीजन नहीं होगा। अगर कोई ट्रिब्यूनल कोर्ट को या पर उसके डिसीजन को चैलेंज करना चाहता है तो वो 90 दिनों के अंदर वो उसको चैलेंज कर सकता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड से जितनी भी सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टीज है उसके रजिस्ट्रेशन और अकाउंट और प्रोसीडिंग और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी और इसको यहाँ पर कोई सीएजी और या फिर इससे बड़ा कोई ऑफिसर इसे करवा सकता है। इस एक्ट में शिया और सुन्नी के अलावा यहाँ पर इसके अलावा जो बाकी की जो मुस्लिम कम्युनिटीज होती है उसके पर भी यहाँ पर वक्फ बोर्ड बनाने की बात की जा रही है। और ये जब सारी की सारी बातें लिखी हुई सामने आई तब यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर्स और बाकी सारे ऑपोजिशन पार्टियां की भी लोग यहाँ पर इसके विरोध में उतर आए। और यहाँ पर ऑपोजिशन हमेशा यहाँ पर इस बात का विरोध करता है कि ऑपोजिशन हमेशा से इस बात को रिपीट करता है कि ये एक्ट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है, जिसके जरिए मोदी सरकार एक मुस्लिम यहाँ पर कम्युनिटी को टारगेट करना चाहती है। लेकिन उनको यह सच्चाई नहीं दिख रही कि कांग्रेस की सरकार में बार बार वक्फ बोर्ड की अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है, जिससे हजारों लोग वक्फ बोर्ड की मनमानी के चलते और इसके ही विरोध में कई हजार मुस्लिम शामिल वक्फ बोर्ड की गलती को ठीक करने की बात चली और ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पर ही हमला है। अरे भाई साहब, वक्फ बोर्ड और करंट में वक्फ बोर्ड को एक ऐसी ताकत देता है कि जो कि देश के कानून से भी इसको ऊपर खड़ा कर देता है, तो वो जस्टिस के लिए इसी के ऊपर डिपेंडेंट। पूरी बात कहां से कॉन्स्टिट्यूशनल है,